नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरवे नमः। महाकवि शूद्रक और अग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। हम CUET UG के अभ्यास में आज विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। विसर्ग संधि में हमें पढ़ना है तीन ही प्रकार की पढ़नी है। एक तो विसर्ग का विसर्ग होना ही सा और उत्प होना यानी ओ हो जाना, और विसर्ग का लोप हो जाना। ये तीन चार चीज़ें ही पढ़नी है। इसमें उपधमानीय और जिह्वामूलीय हमें नहीं पढ़ना है, पर हम आपको पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप लोगों का अभ्यास भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विसर्ग के आगे यदि वर्ग का वर्ग कौन सा, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, वो वर्ग याद रखिएगा। पहला और दूसरा वर्ण हो, शा हो, तो इनके पूर्व होने, इनके बाद में होने पर क्या क्या कार्य होंगे। अब देखिए, विसर्ग के आगे यदि का और खा हो तो क्या होगा, तो उसके स्थान पर एक बार विसर्ग होगा, यानी विकल्प से विसर्ग भी हो सकता है और अर्ध विसर्ग भी हो सकता है। उस अर्ध विसर्ग को हम कहते हैं जिह्वामूलीय। कब होगा, जब का और खा हों। ठीक है, का और खा के होने पर ही होगा। इसका एक अपवाद भी है, जैसे नमस्कार शब्द है, वहाँ पर नहीं होगा, पर यहाँ हो जाएगा बाकी अन्य जगहों पर। जैसे बालकः क्रीडति, यह बालकः क्रीडति सामान्य शब्द हो गया, यह विसर्ग वाला। और एक दूसरा रूप बनेगा इसी बालकः क्रीडति। अब यहाँ पर जीव जो है, इस जिह्वामूलीय से जिह्वामूलम, इसका उच्चारण करना थोड़ा कठिन होता है। जिह्वा आपकी पूरी घूम जाती है, ऐसी पलट जाती है। तो बालकः क्रीडति ऐसा रूप बनेगा इसका, ऐसा उच्चारण करते हैं। उसी प्रकार से श्रमिकः खनति और श्रमिकः खनति, ये रूप बन जाएगा। ठीक है, श्रमिकः खनति। पहले ही आपका मुख जो जीभ है वो पीछे की ओर चली जाती है। श्रमिकः खनति, श्रमिकः खनति। ठीक है, तो यह का और खा से पूर्व में होने वाले विसर्ग के ऊपर कार्य है। यानी का और खा से पहले यदि कोई विसर्ग होगा तो एक बार तो वह विसर्ग रह जाएगा, और यदि विकल्प करना चाहें तो एक बार चंदा ऊपर एक बार चंदा नीचे करके अर्ध विसर्ग बना दीजिएगा, है ना। चंद्र ऊपर और एक चंद्रमा नीचे, उल्टा, तो ये बन गया अर्ध विसर्ग, और इसी को हम कहते हैं जिह्वामूलीय। ठीक है, का और खा से पहले रहने पर। ठीक, उसी प्रकार से मनः कामना और मनः कामना, है ना, ऐसे दो प्रकार के रूप बनेंगे। अब विसर्ग के स्थान पर शा कब होगा, तो विसर्ग के स्थान पर शा तब होगा जब विसर्ग के बाद में चा और छा होगा। यानी विसर्ग के बाद में चा और छा होना अनिवार्य है, तो विसर्ग के स्थान पर शा हो जाएगा। जैसे अंतः चक्षुः, अंतश्चक्षुः, मनश्चेतना, मनश्चेतना, हरिः चंद्रः, हरिश्चंद्रः, मनः चिकित्सा, मनश्चिकित्सा, पुनः चय, पुनश्चय, वृक्षः छादयति, वृक्षच्छादयति, ऐसे रूप बन जाएंगे। अब यहाँ देखिए, छा है, यहाँ चा है, ये चा चा वाले सब हैं, और अंत में छा वाला था। तो यानी इसका सीधा सा सूत्र क्या समझें कि चा और छा जो हैं, इनसे पूर्व में विसर्ग हो तो इस विसर्ग के स्थान पर ये वाला शा हो जाएगा। कौन सा शा हो जाएगा, ये वाला तालव्य शकार। यदि उच्चारण आपने पढ़े हों तो इसका उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से। इसलिए क्योंकि ये भी तालव्य वर्ण ही है, तालव्य वर्ण के स्थान पर तालव्य वर्ण ही होता है, इसीलिए। ठीक है, इचु यशाणाम तालुहु, यह एक आपने पढ़ी हो पंक्ति तो अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो सबसे करीबी होगा उस करीबी को ही तो नौकरी मिलेगी। अब एक पद खाली हुआ विसर्ग का, तो उसके स्थान पर नौकरी किसको मिलेगी, जो करीब वाला होगा। तो जो करीब नहीं होगा उसको कैसे नौकरी दे देंगे। तो शकार जो है वह करीब है, क्योंकि तालव्य वर्ण है, इसलिए वो शकार के स्थान पर यह कार्य होता है। अब आएंगे शकार के स्थान पर। यह वाला जो शकार है इसका उच्चारण भी थोड़ा कठिन होता है ना। तो विसर्ग के आगे यानी विसर्ग के बाद में टकार और ठकार हो, यानी टा और ठा हो, तो उस विसर्ग के स्थान पर शा हो जाता है। ठीक है, जैसे धनु टंकार, तो यहाँ विसर्ग था, उसके बाद में टकार था, धनुष्टंकार रूप बन गया, धनुष्टंकार। इसी प्रकार से मनष्टीका, यहाँ टकार है और यहाँ सकार था, मनष्टीका। वृद्धा ठगति, तो वृद्धष्ठगति, ऐसा रूप बन जाएगा। ठीक है, यानी इस तरफ टा और ठा हो, अरे डा बन गया ये, टा और ठा हो,
और विसर्ग से पूर्व विसर्ग हो इस तरफ प्लस के पूर्व में, तो उस विसर्ग के स्थान पर ये वाला शकार हो जाएगा। ये वाला शकार ही क्यों होगा? क्योंकि टकार और ठकार कहाँ के वर्ण हैं? मूर्धा के। रटो रसाणाम मूर्धा, तो इसलिए मूर्धन्य वर्ण ही कोई होना चाहिए। तो मूर्धन्य वर्ण कौन है? शकार। तो इसलिए मूर्धन्य वर्ण के स्थान पर मूर्धन्य वर्ण टिका दीजिए, तो क्या हो जाएगा? शकार, ये वाला शकार। ठीक है। अब बात आती है सकार की। सकार कब होगा? तो जब विसर्ग के बाद में ता और था हो, है ना। जैसे नमः दन्तस्यै, तो इस विसर्ग के स्थान पर यहाँ तकार है, यहाँ तकार है, यहाँ तकार है, यहाँ तकार है। ठीक, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? सकार। तो नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शिरस्त्राणः मनस्तापः इतस्ततः, ऐसे उदाहरण बन जाएंगे। यहाँ विसर्ग था, यहाँ तकार था, यहाँ विसर्ग था, यहाँ तकार था, यहाँ विसर्ग, यहाँ तकार, यहाँ विसर्ग, यहाँ तकार, तो उस विसर्ग के स्थान पर सकार हो गया। अब थकार देखिए, तो यहाँ सकार था, यहाँ आगे थकार है, तो बाला बाला थूत करोति, बालस थूत करोति रूप बन जाएगा। ठीक है। अब इस सकार के स्थान पर सकार कब होगा? तो इस तरफ हो ता और था और प्लस से पूर्व में हो विसर्ग, तो इस विसर्ग को हटा दीजिए, इसके स्थान पर जोड़ दीजिए सा। सा ही क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, है ना। याद हो आप लोगों के लिए तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। इन सब का ता और था का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। इसीलिए यहाँ पर दंतीय वर्ण ही ग्रहण किया गया। सकार दंतीय वर्ण है, इसलिए उसको ग्रहण कर लिया। ठीक है। अब आगे आते हैं। विसर्ग के आगे पाफा, ये आपके सिलेबस में नहीं है पाफा होने वाला, पर हम पढ़ लेते हैं कि उपधमानीय कब होता है। उपधमानीय कब होता है? जब विसर्ग के बाद में पा और फा हो। उसका उच्चारण वैसे ही होता है जैसे जिह्वामूलीय का होता है, वैसे ही इसका उच्चारण होता है। ठीक है ना। जैसे उदाहरण भी दिया उन्होंने, बालकः पठति, एक बार बनेगा बालकः पठति, दूसरी बार में बनेगा बालकः पठति। इसमें ओंठ बंद होते हैं क्योंकि उपधमानीय से जो उपधमानीय का जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ ही है, इसलिए बालकः पठति, बालकः पठति। और वृक्षः फलति, वृक्षः फलति। अधः पतनम, अधः पतनम। तपः फलम, तपः फलम। अधः पतितम, अधः पठितम, अधः पठितम। ठीक, इस प्रकार से, यानी यहाँ विसर्ग प्लस प्लस के पहले हो पा और फा प्लस और उससे पूर्व में हो विसर्ग, तो इस विसर्ग के स्थान पर कर दीजिए अर्ध विसर्ग। चाहें तो आप विसर्ग भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों स्थान में सही रहेगा, वैकल्पिक रूप है। अब विसर्ग के स्थान पर शा शा सा के होने पर विसर्ग के स्थान पर एक बार विसर्ग होता है और एक बार वाशरी। एक सूत्र है, वह वाशरी कहता है कि भैया शर प्रत्याहार से पूर्व में विकल्प से करिए, ऐसे एक सूत्र है वाशरी। वह कहता है कि शर मतलब शा, शा और सा, इन तीन वर्णों के स्थान पर वा मतलब विकल्प से हो। विकल्प से हो मतलब क्या है? एक बार बनेगा एक बार नहीं बनेगा। आप चाहें तो बना भी सकते हैं, चाहें तो नहीं भी बना सकते हैं। जैसे प्रातः स्मरणम, तो इसको प्रातः स्मरणम भी लिख सकते हैं, प्रातः स्मरणम भी कर सकते हैं। दुःशासनम तो दुःशासनम भी कर सकते हैं, दुःशासनम भी कर सकते हैं। यशः शरीरम तो यशः शरीरम, यशः शरीरा, दोनों प्रकार के रूप बन जाएंगे। द्वितीय शकारः तो द्वितीय शकारः भी बन जाएगा, द्वितीय शकारः भी बन जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब कुछ अपवाद हैं इनके जो अभी हमने पढ़े सकार होने का, इनका अपवाद जान लीजिए। जैसे नमः, नमस, तिरस, पुरस, इनके आगे यदि का खा फा पा फा हो तो उनके स्थान पर विसर्ग के स्थान पर शाही रहेगा, वहाँ पर जिह्वामूलीय उपधमानीय रूप नहीं बनेगा। जैसे नमस्कारः, तिरस्कारः, पुरस्कारः, पुरस्पदनम, नमस्फलम। ठीक है, यहाँ नमस, तिरस और पुरस, ये तीन यदि अव्ययांत शब्द हो, अव्यय शब्द हो, उनके बाद में यदि कोई ककार हो, खकार हो, पकार हो, फकार हो, तो इनके स्थान पर वह जिह्वामूलीय या उपधमानीय वाला कार्य नहीं होगा, सीधा वही रूप रहेगा। नमस्कारः, तिरस्कारः, पुरस्कारः, पुरस्पतनम, नमस्फलम। ठीक है। अब आदिश, बहिश, दुरुस, परिस आदि शब्दों में ई ऊ के बाद यदि सकार हो तो उसके स्थान पर शा दिखाई देगा, है ना। यहाँ आविष्कार रूप बन गया क्योंकि यहाँ आविश शब्द था ना, आविहि। उसी प्रकार से वही के साथ में बहिष्कार, दुहु के साथ दुष्कर्म, परिस के
साथ परिष्कार अथवा परिष्कर्म ऐसे रूप बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ भी उपधमानीय इत्यादि नहीं होगा। अब विसर्ग के आगे यदि 3 4 5 हा या र ला बा और विसर्ग के स्थान पर रा सुनाई दिखाई देगा तो उत्व संधि और अलोप संधि के प्रसंग को छोड़कर। ठीक है, अब कुछ रुत्व वाला प्रकरण आ गया है। रुत्व आपके उसमें है कि नहीं? भैया है, रुत्व भी है आपके उसमें। तो विसर्ग के आगे यानी विसर्ग के बाद में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो अथवा हा या र ला वा वर्ण हो अथवा कोई स्वर वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर रा सुनाई अथवा दिखाई दे सकता है। जैसे रवेह गति ही। ठीक है, रवेह गति ही। अब यहाँ देखिए गा है जो बाद में है विसर्ग के, और विसर्ग से पूर्व में क्या है? स्वर है। तो यहाँ क्या बन गया? रवेर गति ही। उसी प्रकार से वायोर्घातः, वायो विसर्ग के बाद क्या है? तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण में से कोई वर्ण है? हाँ है, चतुर्थ वर्ण है। और विसर्ग से पहले क्या है? ओ क्या है? स्वर है, तो समझ जाइए। तो यहाँ विसर्ग में रकार हो गया, वायोर्घाता। उसी प्रकार से विष्णुर्माया, शत्रुर्हन्ति, गुरुर्याति, वायुर्वाति, भानुर्लुनाति, हरि अवदत्। तो इसका हरिरवदत्, हरिएति, हरिरेति, हरिरुवाच, हरिरुवाच। ठीक, फंडा क्या है? सीधा सा फंडा ये है, स्वर वर्ण हो उसके बाद में विसर्ग हो, यानी स्वर के बाद में विसर्ग हो, उसके पहले उसके बाद में तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो, तो इनके स्थान पर यहाँ इस वाले विसर्ग के स्थान पर, यहाँ तो 5 रहेगा, इसको मिटा दीजिए और इसके स्थान पर लाइए रकार। ठीक, तो यहाँ रकार हो जाएगा, यानी स्वर के बाद में रकार हो जाएगा विसर्ग के स्थान पर, और 3 4 5 वर्ण वैसे ही रहेंगे। ठीक है, और कभी कभी यहाँ पर स्वर भी हो सकता है, यानी स्वर से पहले विसर्ग हो और उसके बाद भी स्वर हो, अथवा हा या र ला बा इत्यादि कुछ हो सकता है ना। वो आपने बताया, यहाँ बताए थे ना उन्होंने, हा या र ला बा ये हों तो इनके स्थान पर भी हो जाता है। अब आते हैं उत्व संधि पर। उत्व संधि का सूत्र है हशिचा, है ना। हश प्रत्याहार वाले जो वर्ण हैं, है वर्ण से लेकर जब गणदश तक जो जाता है वो हश प्रत्याहार है ना। हाय वरट लण यमागणनम झवाया घड़दश जब गणदश। तो जब गणदश के शकार तक जो जा रहा है वही क्या है? वही हमारा वही हश प्रत्याहार है, यानी विसर्ग अथवा सा से पहले और बाद में आ के होने पर आदेश हुए रा के स्थान पर ऊ हो जाएगा, और इसलिए इस कार्य को उत्व कहते हैं। यानी इस जो आपके प्रकरण में लिखा भी होगा उत्व संधि, आपके जो सिलेबस है उसमें उत्व लिखा है। यथा प्राप्त गुण संधि, यानी उसमें कभी कभी गुण संधि हो जाती है अथवा पूर्व रूप एकादेश हो जाने पर संधि कार्य हो जाता है। अधिकतर गुण संधि ही देखने को मिलती है, गुण संधि ही होती है। ठीक है, क्योंकि विसर्ग से पहले आकार होना आवश्यक है, और विसर्ग से पहले यदि आकार होगा और उसके बाद में उकार होगा तो कौन सी संधि हो जाएगी? सीधी सी बात है, गुण संधि आ और ऊ मिलकर ओ हो जाता है, तो गुण संधि ये ध्यान रखिएगा, मैं इसको आगे नहीं बताऊंगा। तो यहाँ गुण हो जाए, क्योंकि हम गुण संधि पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, और पूर्व रूप एक आदेश हो जाएगा, पूर्व रूप, फिर उसके बाद पूर्व रूप संधि, यानी पहले के जैसे ही रूप बन जाएगा और एक आदेश एक जैसे ही हो जाएंगे। यानी आ के बाद विसर्ग के पहले यदि आ हो, ठीक, 2 चीज़ याद रखना, विसर्ग के पहले यदि आ हो और विसर्ग के बाद हर्ष वर्ण हो, 3 4 5 हा या र ला बा, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पर रा, और रा को ऊ, और पूर्व रूप एकादेश गुण होकर पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा। जैसे ठीक वही लिखा, अन्योन्यः, अन्य, अन्यः, यहाँ विसर्ग था, विसर्ग से पूर्व में क्या है? आकार है, यकार उत्तरवर्ती आकार है। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में भी आकार है ना। हर्ष वर्ण में भले ही नहीं आता पर स्वर वर्ण तो है, तो स्वर है, इसलिए अन्योन्य ऐसे रूप बन गया। इसी प्रकार से मनस अनुसार, यहाँ भी सकार था, सकार मतलब विसर्ग है, और विसर्ग के पूर्व में आकार है, नकारोत्तरवर्ती आकार है, यानी नकार में जो आकार छिपा है, ना के अंदर ना प्लस आ बराबर ना, तो इस ना में जो आ छिपा है उस आ के बाद कार्य हुआ, इसलिए मनोनुसार रूप बन गया गुण होकर। उसी प्रकार से मनोनुकूल, मनोगति, मनोघातः। अब देखिए यहाँ स्वर के थे उदाहरण, अब ये यहाँ चलने लगे व्यंजन के उदाहरण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आकार से बाद में, है ना, कोई भी आकार से बाद में विसर्ग हो और उस विसर्ग के बाद में स्वर वर्ण हो अथवा हर्ष प्रत्याहार हो, है ना, तो क्या रूप हो जाएगा? वहाँ ऊ हो जाएगा, ऊ को ओ हो जाएगा।
ठीक। तो उसी प्रकार से रूप बनेंगे मनोनुकूलः, मनोगतिः, मनोघातः, मनोनयनम, मनोभाषा, मनोहारी और मनसि विज्ञानम, मनसः विज्ञानम, मनोविज्ञानम, मनोवेगः, मनोवेदना, मनोविकारः, मनोरोगः, मनोरंजनम, मनोलहरी इत्यादि। ठीक है। कथा समाप्त हुई सत्यनारायण जी की, आप लोग सुन रहे होंगे। मनोरथः। समय कम बचा है, आप लोगों का सिलेबस बहुत है, इसलिए हम जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। मनोभावः, मनोयोगः, शिरोमणिः, शिरोरुहः, शिरोवेदना, तमोगुणः इत्यादि ये सब। और जो भी समस्या है वो लाइव क्लास में कभी भी पूछ लीजिएगा। पयोदः इत्यादि ये सब बन गए। उरोजः, यशोधरा, यशोगानम, यशोवर्धनम को ये जो उदाहरण दिए हैं इन लोगों ने, उदाहरण तो इतने हैं पढ़ पढ़ कर आप थक जाएंगे। ठीक। उदाहरण आप सब देख लीजिएगा। भाई सिंपल सा फंड मैं समझा देता हूँ, सिंपल सा फंडा कि स्वर वर्ण हो, स्वर नहीं, केवल अकार हो, उसके बाद विसर्ग हो, विसर्ग के बाद में यहाँ पर कोई स्वर वर्ण हो अथवा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो अथवा हा या र ला वा हो, और सीधी सी भाषा में कहें तो हर्ष प्रत्याहार हो, तो क्या रूप हो जाएगा? ऊ बन जाएगा ये विसर्ग, और विसर्ग के ऊ को आ और ऊ मिलकर ओ हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे, यानी ओ हो जाता है विसर्ग। ठीक। तो इसी को उत्व कहते हैं। उत्व से सीधा समझिएगा कि विसर्ग को ओ हो गया, ये मत समझिएगा कि ऊ हो गया है। ठीक है। अब उत्व का कुछ अपवाद भी है, जैसे प्रातर, पुनर् इत्यादि शब्दों के साथ उसका अपवाद देखने को मिलता है। प्रातर्धन अपि, अब यहाँ देखिए प्रातोपि रूप नहीं बना है, यहाँ क्या बन गया है ना, प्रातरपि बन गया। पुनर्धन अपि, पुनरपि बन गया, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम। अंतर्वेदना, यहाँ पर भी देखिए अंतर शब्द था, इसका क्या होना था? अंतो वेदना। जैसे वहाँ मनोविज्ञान बना था, वैसे यहाँ अंतो वेदना बनना था, पर क्या बन गया? अंतर्वेदना। ठीक है। अब लोप पर आते हैं, है ना, उसमें एक लोप संधि भी बताई गई है। लोप क्या होता है? जब विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप कब हो जाता है? सीधा सा याद रखिए कि विसर्ग के से बाद में, यानी यह विसर्ग है और इसके बाद में कोई स्वर वर्ण आ जाए, आ को छोड़कर। ठीक है, तो लोप हो जाता है। आ को छोड़ दीजिए, तो कोई भी, जैसे आपने कभी पढ़ा हो, अर्जुन गीता पढ़ी हो, तो वहाँ क्या आता है? अर्जुन उवाच, है ना। अब वहाँ अर्जुनः का विसर्ग लोप हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आगे ऊ है, इस ऊ के कारण वहाँ विसर्ग का लोप हो जाता है। और भी कुछ नियम है। रा के आगे रा होने पर भी विसर्ग का लोप हो जाता है, पहले वाले विसर्ग का, पहले वाले रा का। पर इस लोप के साथ एक और चीज़ हो जाती है कि जो दूसरा है उसका दीर्घ हो जाता है, उसके पूर्व वाला जो वर्ण है वो दीर्घ हो जाता है। रा का लोप होने से उससे पहले स्थित जो अन वर्ण है, अन मतलब आई उण, आ ई उ, ये तीन वर्ण आते हैं अण में, यानी आ ई उ हो तो वह दीर्घ रूप में आ जाते हैं। ठीक है। ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घोण, ऐसा एक सूत्र है, शायद लिखा भी हो। हाँ, ढ लोपे पूर्वस्य, ढा और रा, ढा और रा के लोप होने पर इनके पूर्व के अण प्रत्याहार का दीर्घ रूप देखने में आ जाता है। ठीक है। जैसे उदाहरण दिया उन्होंने, अंतर्धन राष्ट्रीय, अंतर्धन राष्ट्रीय। यहाँ देखिए ये रकार और ये रकार, दो दो रकार हो गए, यानी दो दो विसर्ग हो गए। तो एक विसर्ग को उड़ा दीजिए, जो पूर्व वाला विसर्ग है उसको उड़ा देते हैं, ये रकार गया। अब इसके बाद क्या बचा? ता बचा, ता का दीर्घ रूप हो जाएगा। तो देखिए यहाँ अंतर्राष्ट्रीय लिखा है। उसी प्रकार से निर्धन रवः, ये वाला विसर्ग गया, नी था, नी को नी हो गया तो नी रवः। उसी प्रकार से निर था, निरकार, ये वाला रकार गया क्योंकि दो दो रा हो रहे थे ना, तो फिर इस वाले नी को ये बन गया, नीरस हो गया। उसी प्रकार से नीरोगः, अंतराज्यम, पुनर्रचना। यहाँ थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। पुनर्रचना में क्या हो गया? यहाँ भी रकार था, यहाँ भी रकार था, एक रकार हमने उड़ा दिया, बचा ना, ना को कर दो दीर्घ, तो पुनर्रचना बन गया। उसी प्रकार से नीरंध्र, नीरुक और प्रातः राजते, प्रातः राजते भी समझ लीजिए। यहाँ भी दो रकार थे, एक रकार गया, बचा तकार, उस तकार को कर दीजिए दीर्घ, तो प्रातः राजते रूप बन गया। और भी कुछ उदाहरण हैं, ऐसे साधु राजते, ऐसा रूप है, साधु राजते। ठीक है। राजते धातु, अरे थोड़ी राइटिंग खराब है, ये राजते है। अब यहाँ रकार बचा, ये रकार हो गया ये। अब इस रकार को हटा दीजिए,
ठीक है। और यहाँ साधु को इस वाले जो साधु है छोटी ऊ की मात्रा है इसको बड़ी ऊ की कर दी तो साधु राजते ऐसा रूप बन जाएगा। अब ये मत समझिएगा कि ये गलत प्रयोग है, ये सही प्रयोग है। साधु राजते साधु राजेते नहीं बनेगा, साधु राजेते ऐसा रूप नहीं बनेगा, साधु राजते रूप ही बनेगा। अगर आप द्विवचन का प्रयोग करेंगे तो साधु राजते बनेगा, पर एक वचन में साधु राजते ही बनेगा। ठीक है, संधि करने पर। संधि नहीं करेंगे तो साधु राजते भी ठीक रहेगा। अब एक ही प्रसंग में उत्व और लोप संधि का कार्य हो जाए, यानी एक जगह पर ही हमें दो चीज़ें मिलने लग जाएं। जैसे यहाँ देखिए मानस धन रथहा, अब यहाँ हमारे पास यहाँ भी रकार यहाँ भी रकार, इसको हम विसर्ग को विसर्ग कर देंगे, विसर्ग के बाद फिर रकार कर देंगे। तो यहाँ बन गया मनर और धन रथहा। अब फंस गए गुरु तब इस रकार को क्या करें, लोप कर दें और मना रथा बना दें? नहीं भैया, कह रहे हैं कि इसको भैया उत्व कर दीजिए। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उत्व कर दीजिए। तो भैया हम वही करेंगे जब कह रहे हैं तो इसको उड़ा दीजिए। रकार गया हमारे पास से, बचा यहाँ क्या हो गया, यहाँ आ गया हमारा ऊ। अब आ और ऊ मिलकर क्या बनते हैं, ओ। सिंपल सी बात है, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर मनो। ठीक है, और मिला दीजिएगा तो मनोरथा। उसी प्रकार से मनस्रोगः, सकार को रकार कर देंगे, है ना, रकार का लोप करके ऊ लाएंगे, ऊ और आ और ऊ मिलकर ओ हो जाएगा तो मनोरोगः बन जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल से रूप बन जाएंगे। ठीक, यहीं पर हमारी विसर्ग संधि समाप्त होती है। संधियाँ यहाँ समाप्त हो जाती हैं। बड़ी माथापच्ची है संधियों में, है ना। कोई अच्छा ग्रंथ हो तो उससे पढ़ने में माने मज़ा आता है। जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी हो, समय हो अच्छा, तो हम एक ही सूत्र पर आपके लिए अच्छा 1-2 घंटे का अच्छा व्याख्यान देते और खूब अच्छे से रगड़ के सुनाते समझाते। समय भी कम है और अच्छा कोई ग्रंथ भी नहीं मिल रहा है। आप लोग कहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाने लगा तो संस्कृत से आप लोगों की रुचि ही उड़ जाएगी तो मैं उस दृष्टि से नहीं पढ़ा रहा हूँ, पर वीडियोज़ हो सकती हैं, हो कहीं कहीं मिल जाएंगी तो आप देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।